स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं भारो राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। धौलपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना करवाने की अपनी मांग दोहराई है। बाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बातें कही है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में हमने जातिगत जनगणना की मांग की थी। भारत सरकार से इसके लिए मांग करने का प्रस्ताव पास किया। हम केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव बनाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी इसके लिए मांग करें। 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी। जातिगत जनगणना से आरक्षण को लेकर के फैसला हो सकेगा। हम सभी मिलकर मांग करेंगे तो भारत सरकार को झुकना पड़ेगा, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा। बाड़ी के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत ने धौलपुर के लोगों के लिए बड़ी सौगात दी है और साथ ही सीएम ने कहा कि रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में हमने जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। एक प्रस्ताव इसे लेकर पास किया गया था। मुख्यमंत्री ने यहां पर अवंतीबाई लोधी बोर्ड बनाने का ऐलान भी किया है। एक प्रस्ताव पास किया कांग्रेस ने भारत सरकार से मांग करने का। मैंने मांग करी है, खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांग करी है प्रधानमंत्री जी से कि जाति वाइज गणना करवाओ, जनगणना करवाओ। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। ये हम दबाव बनाएंगे और मैं कुश्ता, माली, सैनी समाज सबको कहना चाहूँगा, मोरी हो चाहे साइकिल से कोई कौम हो, ओबीसी की हो, SC ST की हो, समय आ गया है हम मांग करें। 1931 के अंदर जनगणना हुई थी जाति वाइज, 1931 के अंदर, उसके बाद कभी गणना नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि अब आप टाइम आ गया, अब आप जनगणना करवाओ, जिससे मालूम पड़े भाई किसकी कितनी आबादी है, उसी ढंग से आरक्षण के फैसला हो सके। ये हम लोगों की मांग है, उसमें हम लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि सब लोग मिलकर हम लोग मांग करेंगे तो भारत सरकार को झुकना पड़ेगा और जाति में जनगणना करानी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। तो आरक्षण भी अपना भी सतही बढ़ेगा। तो वहीं यूथ कांग्रेस की प्रतिज्ञा 2023, आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां पर शिरकत की और कहा कि बिना कोई गुटबाजी के जो चलता है उसका भविष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। दिसंबर में चुनाव है, अभी से जी जान से जुट जाएं। कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और जो जनता के बीच जाएगा वो नेता कहलाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार की योजनाओं को आम जन तक ले जाना है। सब मिलकर लड़ेंगे तो सरकार रिपीट होगी। क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा नहीं रहता है, बट अगर उसने सही सोच के साथ में, बिना कोई ग्रुपबाजी के, बिना कोई एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी किए, सबको साथ लेकर के जो व्यक्ति चलता है, उसका मैं समझता हूं उज्जवल भविष्य होता है। जनता के बीच में जो जाएगा वही नेता है भाई साहब। ये चोले पजामे तो खादी की दुकान पे मिल जाएंगे, जिसके पास ज्यादा पैसे है वो ज्यादा चमकीले पहन ले, जिसके पास और ज्यादा पैसे हो महंगी गाड़ियों में घूम ले। लेकिन जो जनता के बीच में जाकर के हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गारंटियां हम गरीब को दे रहे हैं, आम किसान को हम गारंटी दे रहे हैं, सब लोग राजस्थान में खुश हैं। तो इस मौके के ऊपर अगर जाकर के जनता के बीच में बैठ करके कैंपों में जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपके नेतृत्व का भी विकास होगा और हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी, भारी बहुमत के साथ में होगी। हमारे नेतृत्व के सामने प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहीं टिक ही नहीं रहा है, कहीं टिक ही नहीं रहा। मैं आपको कहता हूं, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में अभी विधायक बनने के लिए विधानसभा की सीट नहीं है और इनके नेता प्रतिपक्ष जी जो चूरू से 6-7 बार चुनाव जीत करके आ गए, चाहे हमारी कमी रह गई हो, अब की बार वो चूरू से खिसकने की तैयारी कर रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई 4.5 साल में काम नहीं किया है, केवल और केवल झूठ बोलने का काम किया, केवल और केवल एक नकारात्मक माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है।
फंडा ये लाना चाह रहे हैं, वो आरक्षण समाप्त करने की ओर चल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर के कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जातिगत जनगणना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। तो वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो युवाओं के लिए किया वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का युवा गुस्से में है और युवाओं के गुस्से से डर लग रहा है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि युवा आरपीएससी के ढांचे और रवैये से परेशान है और आगामी चुनाव में फैसला सुना सकता है। साहब वो तो मेरे लिए भी कल कोई कह देगा ये बात कि वो ये है, लेकिन सच्चाई है कि 18 से 36 साल का जो नौजवान आने वाले चुनाव में फैसला कर देगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कुछ भी करो, चाहे आप ये गैस के सिलेंडर हैं, बिजली माफ कर बिजली की बात है, ओपीएस है, सारी चीजें, इन सब से एक नंबर की प्रॉब्लम है कि हमारे जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, जो 25 साल के 30 साल के जो रोजगार की लाइन में खड़े हैं, उनको हमें कम से कम 20-20 हजार रुपए मंथली भत्ता देना चाहिए। 20-20 आपकी कोई भी मजबूरी हो करना चाहिए, और ये देते पता चल जाएगा आने वाले टाइम में सच्चाई क्या है। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गोचर भूमि पर अतिक्रमण के मामले को लेकर के लगातार ये मसला अब तूल पकड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है। पानी की टंकी पर महिलाएं चढ़ गईं और प्रदर्शन किया। कुछ देर बाद प्रशासन के समझाने पर इन महिलाओं को नीचे उतारा गया। अतिक्रमण को हटाने की इनकी मांग, लगातार बड़ी तादाद में लोग यहां पर जमा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग प्रदर्शनकारियों ने चूड़ियां फेंकी है पुलिस पर, प्रशासन पर कि आखिर एक अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, पानी की टंकी पर महिलाएं चढ़ गईं। आरोप यह था कि सरकारी जो टॉयलेट्स हैं वो इन महिलाओं को यूज नहीं करने दिए, और इसके बाद में आक्रोशित महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, प्रदर्शनकारी बैरिकेड को हटाकर आगे बढ़ने पर आमादा थे। इसके बाद की आखिरी तस्वीर है, टंकी से आखिरकार अब महिलाओं को उतार लिया गया है। तो लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। अतिक्रमण हटाने का मसला है और इससे लेकर के जातिगत राजनीति भी अब लगातार दिखाई दे रही है। एक समाज जहां दूसरे पर आरोप लगा रहा है और दूसरे समाज का कहना है कि अतिक्रमण नहीं है, ये यहां पर पेड़ लगाए गए थे जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर के यहां पर जहां एक तरफ राजनीति बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ आंदोलन भी लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में आसपास के ग्रामीण इलाके से लोग यहां पर जमा हैं। वे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि गोचर भूमि से अतिक्रमण हटा दिया जाए। दूसरा पक्ष कह रहा है कि अतिक्रमण नहीं है, वहां पर पेड़ लगाए हुए हैं। पेड़ लगाना कोई अतिक्रमण में नहीं आता है। ये दूसरे पक्ष का अलग अलग राय है, अलग अलग चीजें। और इसके बीच ये प्रदर्शनकारी यहां पर जमे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन करते हुए, मांग करते हुए, और ये मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन अतिक्रमण हटाएं। ये सरकारी गोचर भूमि है जिस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता है, ये लोगों का कहना है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधा चंद्रशेखर का रुख कर लेते हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, लगातार इस पूरे मसले को लेकर, अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर के प्रदर्शनकारी यहां पर जमा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक जातिगत राजनीति भी सामने आ रही है। आखिर ये पूरा मामला है क्या और अभी क्या अपडेट है आपके पास में? देखिए अमन, निश्चित तौर पे बात करें तो जिस प्रकार से अगर बात करें तो जोधपुर की जो है राजनीति आज बहुत गर्म है, बहुत तपिश है इस राजनीति में। जिस तरह से आपने जैसे पूछा कि अभी जातिगत राजनीति की बात हो रही थी, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि गोचर की जमीन है और पूर्णिया की प्याऊ जो केरू क्षेत्र में आती है वहां की जमीन है, और उस करीब 250 बीघा जमीन में से 3.5 बीघा बेशकीमती जमीन जो कि कॉर्नर पर आई है, दो तरफ जो है सड़क जुड़ती है, वहां पर अतिक्रमण किया गया है। हालांकि एक पक्ष का कहना है कि यहां पर पेड़ लगाए गए, वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं सरकार को कि वो इस अतिक्रमण को हटाए। न जाने किस दबाव में जो है प्रशासन है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को जो है पूरा नहीं कर पा रहा है। जितना यहां पर ताकत पुलिस की यहां पर प्रदर्शनकारियों को दिखाई जा रही है, यदि यही ताकत वहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान दिखाई जाती तो शायद ये स्थिति यहां पर नहीं होती। कुछ लोग हमारे साथ हैं और सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं 4 महिलाएं जो टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करी, और सबसे बड़ी बात सवाल पैदा होता है कि ये टंकी पर आखिर चढ़ी क्यों।
प्रदर्शन कर रही महिलाओं का यह कहना था कि उन्हें शौचालय में जाना और जेडीए के अंदर बने शौचालय में जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको शौचालय से जाने से रोका और आक्रोशित महिला जो है टंकी पर चढ़कर अब इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि नगर निगम की तरफ से अब जो है चल शौचालय यहाँ पर आ चुका है। उन महिलाओं को समझाइश करने का प्रयास चल रहा है। लगभग 4 घंटे से वे टंकी पर चढ़ी है और यहाँ पर जो पहुंची टीम थी आपदा प्रबंधन की, उसको लोगों ने यहाँ से जो है यहाँ से रवाना कर दिया जाने का। साहब, आखिर क्यों इतना जो है विरोध प्रदर्शन और क्या मामला है? ये गौसर भूमि है, कब्जा कर रहा है, इसलिए हो रहा है। और एक महिला सड़ी है, बाथरूम करने नहीं दिया। कल भी शौचालय की मांग की थी, नहीं मंगवाया। आज भी मांग की, नहीं मंगवाया। फिर अंदर बाथरूम था, उन्होंने कहा भाई एक औरत को जाने दो बाथरूम करने के लिए, तो पुलिस ने नहीं जाना दिए। अहमद, मैं बता देना चाहता हूं कि जो यहाँ पर अतिक्रमण, जिन लोगों ने पेड़ लगाए, या अतिक्रमण है या नहीं, ये दूसरा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा इनका विरोध इस बात का है कि इस गांव का या इस मतदाता सूची से एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं है जिसने ये कार्य किया। और सबसे बड़ी बात कि हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देशन है कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाए और 17 तारीख जो हाईकोर्ट ने आखिरी दिनांक वहां पर तय कर रखी है अतिक्रमण हटाने को लेकर। और जब जो इनकी वार्ता हुई थी, वार्ता के दौरान ये बात जब सामने आई तो जो संपत पूनिया, अनुश्री पूनिया, जो कि अनशन पर बैठी है, अन्न जल उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने पूछा कि यदि आपके घर में या आपके कार्यालय में कोई अतिक्रमण होता है तो क्या आप लास्ट डेट की जो डेडलाइन की उम्मीद वेट करते, क्या आज का आज आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप किस दबाव में हैं? तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो गतिरोध है दोनों पक्षों की ओर से बना हुआ है और यहाँ पर जेडीए पर भारी मात्रा में जो है। चंद्रशेखर, क्या जेडीए के अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई है? क्या कह रहे हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि एक छोटा सा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर कुछ लोग कह रहे हैं पेड़ लगाए हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं तारबंदी की हुई है? मौके पर स्थितियां क्या है और जेडीए इस पर क्या कह रहा है? चंद्रशेखर, इस दबाव में और क्यों अतिक्रमण नहीं हटा रहे हो, ये प्रश्न लेकर यहाँ पर ग्रामीण बैठे और इसका जवाब प्रशासन के पास नजर नहीं आ रहा है। कुछ युवाओं से बात करेंगे। सर, आखिर क्यों, आपको क्या लगता है क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ऊपर हमें का दबाव है। क्या दबाव, किस तरह का? राजनीतिक दबाव होगा, जाति पक्ष। एक बिरादरी को खुश करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन पे। ग्रामीणों की मांग सिर्फ यही है कि जेडीए की जमीन है, ये खुद मांग नहीं करे कि ये जमीन हमें दी जाए, सिर्फ कब्जे से हटाने का कह रहे हैं कि भाई ये कब्जा मुक्त जमीन पहले थी। हमारे बडेरों ने 300 साल पुरानी इस जमीन को गोसर के नाम कर दी थी। कब्जा करना चाहते थे तो इनको मिलती नहीं, पहले ही हो जाती थी। ग्रामीणों ने इसलिए छोड़ा कि ये गोसर जो। बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए लगातार नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है और लोगों की मांग यही है कि जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर आदेश दे दिया है तो जेडीए आखिरकार ये अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहा, और उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये अतिक्रमण किसी भी तरह के हों हटाए नहीं जाते। आगे बढ़ेंगे। अलवर के गोपाल टॉकीज के समीप पंजाबी मोहल्ले में पानी की समस्या के चलते आज आक्रोशित महिलाओं ने गोपाल टॉकीज रोड पर जाम लगाया, प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। जाम लगाने के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इन महिलाओं ने जाम नहीं खोला। इसके बाद मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची, महिलाओं को समझाया गया, जाम को खुलवाने की कोशिश की गई। महिलाओं ने मौके पर ही जलदाय विभाग के जो विभागीय अधिकारी हैं, जल्द ही वो अधिकारियों को बुलाने की बात की। इसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन इन महिलाओं को दिया गया है। इसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ है। समस्या कि महीना हो गया, हमको पानी नहीं आ रहा, बच्चे भूखे प्यासे रह रहे, खास काम चलेगा। 4 दिन में एक बार पानी देते, उससे क्या होता? पानी गर्मी में भी खत्म हो जाता। चलो हम कूलर नहीं चलाएंगे, पंखे में बैठेंगे, पानी तो पीने को तो चाहिए ना। 4 रिश्तेदार आते, वो कहते बदनाम करते घर को, इस घर में पानी नहीं है, इस घर में पानी नहीं, हम कैसे करें? पानी तो जरूरी है ना। ये वार्ड नंबर 22 है, पानी की समस्या बहुत अधिक है, टैंकरों से पार नहीं पड़ रही, नलों से पानी आता नहीं है और जलदाय विभाग को हम 2.5 साल से रोज लिख के दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और प्रशासन को खूब अवगत करा चुके हैं कि साहब यहाँ पर पानी नहीं आ रहा नलों से। तो वहीं चूरू रेलवे स्टेशन के सामने आज टैंकर से सड़क पर चिकना केमिकल बिखर गया और इस केमिकल के गिरने से सड़क पर फिसलन हो गई। इस चिकनाई युक्त केमिकल की चपेट में आकर कई बाइक सवार दोपहिया वाहन चालक सड़क पर फिसले और गिरकर चोटिल भी हुए। चारों तरफ केमिकल की दुर्गंध भी फैल गई। सूचना पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, सड़क को पानी की बौछार से साफ किया गया और अब ये केमिकल साफ कर दिया गया है।
तो वहीं श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर में बीती रात को सीमा पार पाकिस्तान से हुई ड्रोन की मूवमेंट के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ओर से फायरिंग की गई। पाकिस्तानी ड्रोन को वापस खदेड़ दिया गया। इसके बाद सुबह चलाए गए सर्च ऑपरेशन में गांव 13 के पास में 2 पैकेट हेरोइन के बरामद हुए हैं। फिलहाल बीएसएफ और पुलिस की ओर से इलाके में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि हेरोइन की डिलीवरी लेने आए तस्करों को भी दर दबोचा जा सके। इस इलाके में लगातार ये कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन पाक की तरफ से सीमा पार से जो नापाक हरकतें हैं वो यहां पर बंद नहीं हो रही। आपको बता दें कि बीती रात को अनूपगढ़ सेक्टर की बीओपी कैलाश में बीएसएफ को पाकिस्तानी ड्रोन के मूवमेंट की आहट सुनाई दी थी, जिस पर बीएसएफ ने इस इलाके में 20 राउंड फायर किए। पाकिस्तानी ड्रोन को वापस खदेड़ा, लेकिन ये ड्रोन 2 पैकेट हेरोइन गांव 13 के पास गिराने में कामयाब हो गए। तो जो हेरोइन तस्कर हैं वो नई तकनीक के सहारे अब सीमा पार से भारत में हेरोइन की तस्करी कर रहे हैं। उधर टोंक के निवाई में कुएं में युवक युवती के शव मिले हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को निवाई अस्पताल में रखवाया गया। जनता कॉलोनी की घटना है जहां पर मामले की जांच गहनता से पुलिस कर रही है। आखिरकार ये शव यहां तक कैसे पहुंचे और क्या ये हत्या है इन युवक युवती की या फिर सुसाइड है, ये भी पुलिस के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको लेकर के लगातार अब पुलिस की जांच जारी है। बहरहाल इन शवों को निकलवा करके पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद इन्हें परिजनों को सौंपा गया। अरे नहीं जाए, गांठ नहीं जाए। तो कोटा में मानसिक रूप से परेशान एक युवक ने जहर खा लिया। उसको बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने के चलते इसे एमबीएस रेफर किया गया। एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान इस युवक ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि मृतक लोकेश मीणा 12 के बटावदा गांव का रहने वाला था। लोकेश के छोटे भाई रविकांत ने यह जानकारी दी है कि लोकेश की 4 साल पहले शादी हुई थी। वो शराब का आदी था और शराब की लत से परेशान होकर उसकी पत्नी मायके चली गई। पिछले 7 महीने से उसकी पत्नी मायके में रह रही है। लोकेश ने घर आकर के मां को जहर खाने की बात भी बताई और इसके बाद मां ने पड़ोसियों की मदद से इसे अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस पूरे मामले को लेकर के अभी जांच कर रही है। जहर खा करके युवक ने जान दी। इस युवक ने सुसाइड कर लिया। अस्पताल में ले जाया गया इसे बेहोशी की हालत में, लेकिन डॉक्टर्स इसे बचा नहीं पाए। कोटा से बड़ी खबर है। एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक युवक अपने गृह क्लेश के चलते परेशान था। इसकी पत्नी और इसके बीच में लगातार अनबन हो रही थी। शराब का आदी बताया जा रहा है। मेरा नाम जयलाल जी है, जाति मेड़ा है, बटावदा का रहने वाला है, सदर थाना लगता है, तहसील एवं जिला 12 है। और अब इसका पता नहीं किसी को भी ये तो आया जो इसको खुद ही बोलने लगे कि मैंने तो जहरीली दवाई खा ली। इसकी मम्मी को आगे बताया। इसकी मम्मी ने इसको पड़ोस में रहते हैं दंडाज और उसको बताया। तो वहाँ पर वो उसको अस्पताल लेके पहुंचे। अस्पताल लेके पहुंचने के बाद में 12 अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहाँ से लगभग 2-2:30 बजे के आसपास कोटा रेफर कर दिया। तक के लोकेश मीणा है बटावदा का, जो कल कोई पदार्थ खाने से, जहरीला पदार्थ खाने से वहाँ भर्ती होने की सूचना मिली थी कि 12 से कोटा रेफर किया और एमबीएस में भर्ती। तो यहाँ पर सूचना पर आए। यहाँ उसके भाई रविकांत मीणा ने बटावदा वालों ने रिपोर्ट दी है। तो वहीं राजस्थान में पनप रहे माफिया की कमर तोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस सतर्क है और अब पुलिस बुलडोजर माफिया के ठिकानों पर चलवा रही है। इन बुलडोजरों के पहिए तले हार्डकोर बदमाशों की ऐसी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है जो इन हार्डकोर बदमाशों ने अपने बाहुबल का डर दिखाकर अवैध रूप से अर्जित धन से खड़ी की। डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों के बाद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में कई जिलों में यह ऑपरेशन प्रभावी तरीके से चल रहा है। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत बदमाशों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर इन पर बुलडोजर चलाकर इन्हें नष्ट करने का काम राजस्थान पुलिस कर रही है और ऐसे में अपराधी अब पूरी तरह से दहशत में घुटनों पर नजर आ रहे हैं।
और अब बात करेंगे समुद्री तूफान बिपरजॉय की, और जिससे लगातार दहशत का माहौल है समुद्र तटीय इलाकों में। और अरब सागर से उठे इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के तट से टकराने से पहले ही खतरनाक रूप ले लिया है। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर यहां पर जारी है। ओखा जेटी पर तूफान का असर देखा जा रहा है, जहां पर पास खड़ी एक बोट पानी में डूब गई है। और बहरहाल जो तस्वीरें आ रही हैं अब वो डराने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरीके से तटीय इलाकों में ये लगातार दहशत फैला रहा है। हालांकि राजस्थान में भी इसका असर होने की बात मौसम विभाग की ओर से कही गई है। अलर्ट जारी किया गया है, तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं गुजरात के द्वारका की तस्वीरें देखिए, इसकी आहट किस तरीके से दहशत फैला रही है। बिपरजॉय का अलर्ट है और तूफान पर हाई अलर्ट किया गया है। सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। इससे पहले जो उच्च स्तरीय बैठकें चली हैं जिसमें कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से भी। वहीं बिपरजॉय तूफान का राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट है, कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना है, जहां पर तेज बारिश हो सकती है। तो आपको बता दें कि राजस्थान भी सतर्क है पूरी तरह से बिपरजॉय को लेकर के। जैसे कि अनुमान ये जताया गया है कि ये बाड़मेर की तरफ रुख करेगा गुजरात में तट से टकराने के बाद में। तो ऐसे में राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं वो पूरी तरह से सतर्क किए गए हैं। राज्य सरकार ने भी इसे लेकर के पूरी की पूरी एहतियातन तैयारियां की हैं। राज्य सरकार ने अपनी तैयारियों में एसडीआरएफ की 8 कंपनियां तैनात की हैं, जो जयपुर, कोटा, भरतपुर में तैनात रहेंगी। उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में भी एनडीआरएफ की कंपनियों को तैनात किया गया है। पूरी तरह से सतर्क रखा गया है प्रशासनिक अमले को। खासतौर पर बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में सभी जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, उनको मुख्यालय नहीं छोड़ने के विशेष निर्देश दिए गए हैं। बिजली, मेडिकल, पुलिस जैसे विभागों को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और सचेत रहने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। राजधानी जयपुर में इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चक्रवाती तूफान को लेकर के बैठक भी की और खास निर्देश भी दिए हैं। वहीं बूंदी में चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। बिपरजॉय तूफान को लेकर के जिला प्रशासन बूंदी पूरी तरह से अलर्ट पर है। सेना के अधिकारियों ने एडीएम से यहां पर चर्चा की। प्रशासन ने जिले के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है बाकायदा। तूफान आने के दौरान घरों से लोग बाहर नहीं निकले, ये आह्वान प्रशासन की ओर से किया गया है। बाड़मेर जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों से कहा गया है कि जब भी तेज हवाएं चले, तूफान आए और भारी बारिश हो, सुरक्षित स्थानों पर रहें। खासतौर पर जो जिनके घर कच्चे हैं या पुराने घर हैं, वहां पर लोगों को ज्यादा सावचेत रहने की हिदायत दी गई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है, मुस्तैद है। उदयपुर जिले में 3 एसडीआरएफ की टुकड़ियां लगाई गई हैं, जिनमें सलुम्बर और कोटड़ा ब्लॉक में एक एसडीआरएफ की टीम भेजी गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।